Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to our YouTube channel Conceptual Study. चलिए आज हम ICT के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं हमारी 20 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, अभी तक हम रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर चुके हैं और कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज ICT के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज ICT के क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ICT स्टैंड्स फॉर। ICT की फुल फॉर्म क्या है? क्या इंफॉर्मेशन केपेबल टेक्नोलॉजी है, क्या इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? तो जो ICT की फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, CBT। CBT स्टैंड्स फॉर। CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं होगा यहाँ पे, बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होगा, बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट क्या होता है कि कंप्यूटर के थ्रू जो हम लोग जो अपने जैसे अब अपना एग्ज़ाम होगा, इसका नेट का जो अपना एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा ना, तो हम जो CBT की फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा क्या है? एन ऐप फॉर एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऐप बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। कलेक्शन ऑफ फ्री DTH चैनल्स फॉर एजुकेशन। बिल्कुल ठीक, स्वयं प्रभा में DTH चैनल्स दिए गए हैं, 32 DTH चैनल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें 6 बार टेलीकास्ट होगा और 4 बार अलग अलग टॉपिक्स को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ताकि जो कैंडिडेट है, जो कोई भी स्टूडेंट है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो लेक्चर देख सके। ठीक है, तो ये भी सही है। स्कूल एजुकेशन 9 to 12 लेवल मॉड्यूल्स। बिल्कुल ठीक, 9th to 12th आगे ग्रेजुएशन तक भी है ये, और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिंक्रोनियम और एसिंक्रोनियम क्या क्या होते हैं। सिंक्रोनियम जो होता है, सिंक्रोनियस वो क्या होता है? जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, मतलब जब 2 पर्सन सामने बैठे हों या 2 पर्सन एट द टाइम, मतलब एक टाइम पे वो चीज़ हो रही हो। ठीक है, सेम टाइम पे हो रही हो, हम भी देख रहे हैं या हम भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो होते हैं सिंक्रोनिज्म। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? इसका आंसर क्या हुआ? ए। असिंक्रोनियस क्या होता है? जब कोई भी चीज़ है, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ क्या होती है? लगभग या मूवीज़ लगा लो, वो क्या होती है? पहले रिकॉर्ड हुई होती है, उसके बाद हमारे पास पहुंचती है ना, लाइव तो नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो है ए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू CDs? अब देखिए ये कहता है फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म है कैन बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होती है, थ्रू CDs। अब मैंने बताया भी आपको, जब लाइव होता है तो उसे कहते हैं सिंक्रोनियस, और जब लाइव नहीं हो तो उसे कहते हैं असिंक्रोनियस। तो CD क्या है? CD के थ्रू बाई चांस आपने मान लो एग्जांपल लिया कि आपने CD में एक लेक्चर डाल दिया और उसको जाके स्टूडेंट्स के सामने एक टीवी पे शो करा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप शो कर रहे हो तो ये चीज़ तो पहले हो चुकी है ना, यहाँ पे अब शो कर रहे हो तो ये बाद में हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स लाइव इन्वॉल्व नहीं है, मतलब लाइव इस लेक्चर के साथ लाइव जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है चीज। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? असिंक्रोनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट इन हायर एजुकेशन? क्या जो इनिशिएटिव हैं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हायर एजुकेशन को लेके हैं, वो कौन कौन से हैं? ई शोध गंगा है, बिल्कुल है। ई शोध गंगोत्री है, बिल्कुल है।
स्वयं है और स्वयं प्रभा भी है। आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में जब हम टीचिंग और रिसर्च कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था शोध गंगा और शोध गंगोत्री के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, शोध गंगा और शोध गंगोत्री के बारे में वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो ये जो दोनों के दोनों इनिशिएटिव्स हैं ये भी, और स्वयं प्रभा ये भी, तो ये चारों इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं हायर एजुकेशन की पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सॉरी, ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है? अनदर नेम ऑफ NMEICT। तो अनदर नेम इसका क्या सक्षम होता है, सशक्त होता है, सुगम होता है या सुराग्य होता है? तो इसका जो आंसर है वो है सशक्त। NMEICT मतलब नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सशक्त में इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स और सबको मतलब मिला के, जहाँ पे जब टीचर्स आते हैं तो उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है टीचिंग की, या नए नए जो भी क्या नाम है अमेंडमेंट्स होती हैं या अलग अलग चीज़ों की, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि टीचर्स भी अपने जाके स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8th, इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। इसमें एक तरफ लिस्ट ए है और एक तरफ लिस्ट बी है। क्या कहते हैं कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन पूछी है और उसमें पूछा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज होती थी। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दूंगा। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1944, मैं लिख देता हूँ, 1944 से लेके 1955 तक था, 1955 तक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन जो थी वो 1956 से लेके 1965 तक, 10-10 का गैप था। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन जो थी वो 1966 से लेके 1975 तक, और उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन है वो कॉन्टिन्यूसली अब 75 ऑनवर्ड चलता जा रहा है। ठीक है, 75 ऑनवर्ड कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। तो मैंने आपको ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन के बारे में बता दिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन कब कब आई थी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फर्स्ट जनरेशन 1944 टू 1955, उसके बाद सेकंड जनरेशन 55 टू 65, फिर थर्ड जनरेशन 66 टू 75 और सेवंथ जनरेशन 75 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उसमें यूज क्या होता था? उसमें ना वैक्यूम ट्यूब्स, छोटे छोटे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, उनका यूज करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? फोर्थ। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का पूछा हुआ, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन से यूज होते थे? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे, और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उसमें LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट का फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड का 2, फिर थर्ड का 1 एंड फोर्थ का 3, 4 2 1 3 फर्स्ट। ठीक है, तो इस 8th का जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ। अब देखिए आप नॉर्मल बेसिक सा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो शायद अभी भी कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे बहुत हमारे इंडिया में आज भी कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं है। ठीक है, तो उनको भी एक्चुअल में नहीं पता कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो चीज़ें मतलब हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको बदलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ें वैसे ये कंप्यूटर के बारे में, बट वैसे बता रहा हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम आ रही है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है? क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का। CPU क्या होता है? ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ठीक है, मेमोरी होती है? बिल्कुल होती है। वर्सेटाइल मेमोरी होती है और नॉन वर्सेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, वोल्टाइल। और इनपुट आउटपुट होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
तो ये तीनों अगर होते हैं तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, चलिए एक मिनट, मैं 9th का आंसर लगा देता हूँ डी। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। कौन सी ऐसी टर्म है जो मेन मेमोरी से रिलेट करती है। ठीक है, वोल्टाइल मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा गलत करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यही करके जाएंगे वोल्टाइल, क्योंकि हम पढ़ते ही दो ही तरीके के हैं, एक वोल्टाइल एक नॉन वोल्टाइल। ठीक है, परमानेंट नहीं, क्योंकि इसने मेन मेमोरी कह दिया तो ठीक है, जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा मेन मेमोरी परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट तो बिल्कुल भी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। टेम्परेरी कैसे, उसने कहा कि मेन मेमोरी के से क्लोजली रिलेटेड क्या है। ठीक है, वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल अपनी जगह है, मतलब वो कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकता, और दूसरा कंप्यूटर को बंद होने के बाद डाटा स्टोर करके रख सकता है। लेकिन मेन मेमोरी जो होती है वो एक टेम्परेरी कंडीशन की होती है, टेम्परेरी होती है ना वो, तो जो इसका आंसर है वो डी है, क्योंकि टेम्परेरी वो रिकॉर्ड करके रखती है। टेम्परेरी मतलब कंप्यूटर बंद होने के बाद वो उसका जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। ठीक है, तो जो 10th का आंसर है वो है डी। चलिए 11th क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स किस में यूज होते थे, मैंने अभी बताया 4th जनरेशन में LSI होते थे। ठीक है, तो LSI को ही ये सिलिकॉन चिप्स वगैरह के होते थे। ठीक है, जो कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर्स करते हैं। ये एक ना सिंगल सिलिकॉन चिप्स होते हैं जिसमें 50,000 ट्रांजिस्टर्स कम से कम अबाउट, मतलब 50,000 ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे होते थे। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगा के, मतलब लार्ज स्केल का ट्रांजिस्टर बनता था जो सिलिकॉन चिप्स के थ्रू बनाया जाता था, और इस पूरे को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर जिसमें यूज होता है वो है कौन सा, 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। चलिए अब ये कंप्यूटर का एक और ये वाला क्या कहता है, ALU स्टैंड्स फॉर। ALU स्टैंड्स फॉर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलते हैं। सिर्फ मैं UGC की बात ही नहीं करूंगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस बहुत, किसी कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हों, HSSC के एग्जाम्स हों, ठीक है, इन सब के लिए बहुत मायने रखता है। और ये अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस लगभग एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको नॉर्मल डिस्कस कर दूं कि जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेक हम लोग किस बटन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर जो होता है वो F7 होता है, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला नहीं है, मैंने सोचा था ये थ्योरेटिकली ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये F7 जो है वो स्पेलिंग चेक्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन सिंपल वो बहुत आते हैं। ठीक है, तो ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए 13th, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। ठीक है, अभी हमने बात करी मेन मेमोरी को किससे रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो टेम्परेरी वगैरह। तो अब क्या है, कहता है टू काइंड्स कौन सी है मेन मेमोरी, क्या मेन मेमोरी में कौन कौन सी होती है, क्या प्राइमरी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी तो होती है, बट उनका एक्चुअल में नाम क्या होता है, उनका एक्चुअल में क्या नाम होता है, रोम एंड रैम, रोम एंड रैम। तो इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, फ्लॉपी डिस्केट, ये कम्पैक्ट डिस्क वगैरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हुआ, ए। चलिए 14th क्वेश्चन, एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो एरर आ जाता है हमारे कंप्यूटर में, कई बार हम करते हैं ना, कोई भी एरर आ जाए, एरर 404 फाउंड 404 इस तरह करके, नॉट फाउंड 404 इस तरह करके आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बग आ जाना कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए 15th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ए हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्निक्स। क्या एक हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्निक है, हाँ, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। चलिए, लेकिन आगे भी पॉइंट्स देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिलेट करेगा हम लोग उस पर ही टिक कर सकते हैं ना, ऐसे तो बिना ऑप्शन पढ़े कर ही नहीं सकते। तो क्या वर्ल्ड वाइड वेब है, नहीं सर, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे हो सकती है, वर्ल्ड वाइड वेब तो एक मतलब हम लोग जाके गूगल पे जब सर्च करते हैं, है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब तो नहीं है। ठीक है, सी क्या कहते हैं,
कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर इनटू ए नेटवर्क। बिल्कुल, जब हम काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, जिस तरह ये ABCDE ये सारे कंप्यूटर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अपन लिंक हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। जब ये इंटरनेट है मतलब ये एक सर्वर है, इस सर्वर के थ्रू ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। तो 15th का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, सी, कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर इन ए नेटवर्क। चलिए 16th क्वेश्चन क्या कहता है, HTML इज बेसिकली यूज्ड टू। अब ये भी कंफ्यूजन क्वेश्चन रहेगा, जिन्होंने HTML नहीं पढ़ा, ठीक है, उनके या सी लैंग्वेज या कुछ इस तरह की लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी है, उनके लिए थोड़ा सा रहेगा। लेकिन HTML बड़ी बेसिक चीज़ है, हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं, हम लोगों ने 9th-10th में ही पढ़ा था, ठीक है। तो HTML जो होता है उससे हम क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। वेबसाइट नहीं करते हम लोग डिज़ाइन, वेबसाइट के लिए अलग से आते हैं, जिस तरह आजकल आ रहे हैं wix.com आ रही है, ठीक है, godaddy.com आ रही है, तो उनके थ्रू हम डोमेन्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो वेबसाइट हम लोग HTML के थ्रू नहीं करते, वेब पेज करते हैं, ठीक है। वेबसाइट वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आगे की बात होती है, ठीक है। ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिक्स के लिए अलग होते हैं, टेबल एंड फ्रेम्स के लिए हम लोग चाहे आप पावर पॉइंट का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप वर्ड का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप एक्सेल का यूज़ कर लीजिए, ठीक है, तो इनका हो जाएगा। तो जो HTML है उसका हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डोमेन ओरिजिनली मेंट फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं या नॉर्मल जो भी मतलब किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी ने NGO का नाम सुना होगा, है ना। ये NGO यही होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं ना, तो अगर वो गवर्नमेंट की साइट हुई तो उसके सबसे लास्ट में लिखा होगा .gov। क्या लिखा होगा, .gov सॉरी, ठीक है। इंडियाई कोई साइट होगी उसके लिए लिखा होगा .in, ठीक है। इस तरह से जब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs के लिए लिखा होता है तो ORG लिखा जाता है, .org, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए 18th क्वेश्चन क्या कहता है, लैन इज एन एक्रोनियम ऑफ। लैन की फुल फॉर्म क्या है, या लैन को इनमें से किससे रिलेट किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लास्ट एरिया नेटवर्क, या नन ऑफ दिस। तो लैन ये ना 3-4 तरीके के होते हैं, लैन, मैन, वैन और वैन, ठीक है। तो लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत वाइड में फैला हुआ, ठीक है। तो जब हम किसी ऑफिस, ये बाई चांस कोई ऑफिस है, ये एक रूम है, यहाँ ऐसे ना कंप्यूटर रखे हुए हैं, ये अलग अलग कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो ये लोकल एरिया हो गया। ये आपको क्या हुआ, ये कि लोकल एरिया है, यहाँ सर्वर है, ये एक दूसरे के साथ सारे के सारे ये एक कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसी एरिया में, इस एरिया में ये 10 किलोमीटर का एक कुछ एरिया होता है जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है, मतलब 10 किलोमीटर के दायरे तक इसकी रेंज पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए। चलिए, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये जिस ना अपने एक्सटेंशंस होते हैं, जिससे हम, एक्सटेंशन का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर में जिस नाम से सेव करते हैं, मतलब जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया वर्ड पे, ठीक है, तो उसमें आपने कोई नेम लिखा, जैसे आपने लिखा XYZ, तो वो XYZ के नेम से सेव नहीं होता, वो XYZ.doc मतलब डॉक्यूमेंट के नेम से सेव होता है, ठीक है। तो वो doc.txt.xml, तो ये अलग अलग ना एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये इसने ये पूछा है, जो स्प्रेडशीट होती है इसके लिए हम लोग कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन के लिए हम लोग ये डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इसमें आप वर्ड वगैरह में यूज कर रहे थे, जो अपना एक्सेल के लिए इसने क्या पूछा है, तो एक्सेल के लिए क्या आता है, .xls। चलिए 20th क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। ये जो स्टोरेज वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका मैं नॉर्मल आपको बता दूं, जो सबसे छोटी होती है ना वो बिट होती है, 1 बिट इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होती है, जो 101010, मतलब सिर्फ जो कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझती है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है, ठीक है, वो और कोई लैंग्वेज नहीं समझती।
वो नहीं समझेगी विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, वो इन सब को पहले 0 1 0 1 में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके इसमें लाती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, विच ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट इसमें स्टोरेज, सॉरी मैं आपको बता रहा था कि जो ये मेमोरीज हैं वो कैसे कैसे होती है। जो 1 बिट होती है वो 1 बाइनरी नंबर के इक्वल होती है। ठीक है, जो उसका फिर 4 बिट 1 निबल के इक्वल होती है। ठीक है, फिर 8 बिट जो होती है वो 1 बाइट के, और उसके बाद ना फिर थोड़ा इजी हो जाता है कि 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, फिर 1024 KB इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, पेटा PETA पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट EXABITE एक्साबाइट। ठीक है, फिर उसमें 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट ZETTABYTE जेटाबाइट। तो अभी ना इसमें से इसने पूछा कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी है, तो इसमें से वैसे तो है टेराबाइट, मगर जो सबसे ज्यादा अभी तक आई है वो है ग्योप बाइट, GEOP ग्योप बाइट। अब मैं आगे बता दूं, मैंने आपको बताया था ना 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। ठीक है, तो 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट होती है, YOTTABYTE योटाबाइट। फिर 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट BRONTOBYTE ब्रोंटोबाइट। फिर 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 ग्योप बाइट। ठीक है, ग्योप बाइट। तो ग्योप बाइट क्या है, वो हाईएस्ट जो बाइट है, वो मतलब हाईएस्ट जो स्टोरेज मेमोरी है वो हमारे पास ग्योप बाइट अभी तक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है ए। मगर जो मैंने अभी बोले ना, जो पूरे एक चार्ट मैंने बोला अभी, 1 बिट इक्वल टू 1 बाइनरी बाइट, या 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 GB, ठीक है, गीगाबाइट। तो इनको भी नोट कर लेना आप एक जगह पे, और इस पे इनको याद करना, क्योंकि ये जो मेमोरीज है ना ये पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, ये वाली मेमोरी के किसके इक्वल होगी, तो ये सारी हमको याद करनी पड़ेगी। तो इन चारों के हिसाब से तो हमारा जो आंसर है वो है ए। मगर सबसे हाईएस्ट मेमोरी अगर पूछ ले तो वो है ग्योप बाइट, और सबसे लोवेस्ट मेमोरी पूछ ले तो वो क्या होती है, बिट। क्या होती है, बिट। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, मगर आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग मतलब 99% मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूँ 100% ही स्टूडेंट्स बता देंगे। मगर फिर भी हम लोग एक बार, चलिए आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। एक स्पेशल क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ठीक है, तो वो क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ठीक है, HTTP मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये ना ऐसे लिखा होता है HTTP डॉट ऐसे। ये कहीं आपने देखा होगा, ये कहाँ देखा होगा, जब आप URL लिखते हो ना, जब आप कुछ भी सर्च करते हो। ठीक है, जिस तरह आपने लिखा फेसबुक, तो facebook.com, तो HTTP डॉट हैश फिर उसको www.facebook.com ये आता है। ठीक है, तो HTTP की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछिए, वो इनमें से क्या है। तो इनमें से आप कमेंट में इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका मैं वेट करूँगा। चलिए, तो आज के लिए आपके लिए ये होमवर्क है, और चलिए आज के लिए सब इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और जुड़े रहिए। और जो भी BCom के या MCom के स्टूडेंट्स हैं या +1 +2 के स्टूडेंट्स हैं, ये सभी जुड़े रहिए। हम लोग आपके लिए आने वाले टाइम में अकाउंट्स के, बिजनेस के, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लगभग हमारे BCom और MCom में मिला के लगभग 36 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, हर सेमेस्टर में। तो हम आने वाले टाइम में हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे शुरू करेंगे, और टॉपिक्स रिलेट करेंगे। कोई अगर चाहता है कि कोई सब्जेक्ट पहले स्टार्ट कराया जाए, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट में बताइए कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट कराया जाए, तो हम उसके लिए आप जो है लेक्चर लेके आएंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।